क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर, उसको कॉम्बैट करने में आयुर्वेदा कितना इफेक्टिव है? सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि आयुर्वेद में कैंसर ट्रीट करने की दवा नहीं है, ऐसा भी है, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। आजकल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गई, जिसके चलते आईवीएफ और सरोगेसी में लोग एक सोल्यूशन देख रहे हैं। आयुर्वेदा में इसको लेकर क्या है? आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी हर्ब्स है, शोधन चिकित्सा जिसे हम पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं वो है। लेकिन इतने अच्छे मंच पे एक यही बात बोलना चाहूँगा, आयुर्वेद दवा तब काम करती है जब पेशेंट का सपोर्ट हो। कितनी ज़रूरत आप मानते हैं कि वापस से पुरानी लाइफस्टाइल में जाना? देखिए, पुरानी लाइफस्टाइल में जाना ज़रूरत नहीं, बुरा मत मानिएगा, शायद मुझे गलत शब्द यूज़ करूँगा, ये मजबूरी है। अब भी नहीं सुधरे तो आगे का रास्ता बहुत कठिन है। एक सबक हमें 3 साल पहले मिल चुका है कोविड के रूप में, और बुरा मत मानिए, वो केवल एक शुरुआत थी। माइग्रेन को लेकर के आयुर्वेद में क्या सॉल्यूशन? अब तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे कि मेरे सारे पेशेंट मेरे सामने बैठे हो। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। जी, क्या हेल्दी लाइफस्टाइल या डाइट रिकमेंड करता है आयुर्वेद? क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कैंसर, उसको कॉम्बैट करने में आयुर्वेदा कितना इफेक्टिव है? आपने शब्द कैंसर का यूज़ किया है और क्रॉनिक डिजीज़ भी, तो मैं थोड़ा सा और चलता हूँ। कैंसर इज़ अ डेडली डिजीज़, हम सभी लोग जानते हैं। कैंसर पेशेंट्स मेरे पास बहुत सारे आते हैं जिनको कीमोथेरेपीज, रेडियोथेरेपीज चल रही होती है, कई बार लास्ट स्टेजेस, कई बार फर्स्ट और सेकंड स्टेजेस। आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है एज अ एडजुवेंट थेरेपी। देखिए, साइंस है, मैं हमेशा साइंस की बात करता हूँ, क्योंकि कैंसर पेशेंट, जैसे मान लीजिए किसी XYZ कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपीज चलती हैं, डेफिनेटली उसको साइड इफेक्ट्स होंगे, वो भी जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं। हेयर फॉल होगा, लैक ऑफ एपेटाइट होगा, लिवर पे इम्पैक्ट आ सकते हैं। आयुर्वेद जो दवा है या आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, वो बेसिकली उसके साइड इफेक्ट को नलीफाई करेगी विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रोटोकॉल। वो तो चलेगा ही चलेगा। साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करती है, और जितने भी तरह के और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं उन सबको बैलेंस करती है। और हाँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि आयुर्वेद में कैंसर ट्रीट करने की दवा नहीं है, ऐसा भी है, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो वहाँ पे ये भी काम करते हैं कि चलो कैंसर ट्रीट करें, बट अगर लास्ट या बाद के स्टेजेस हैं तो एडजुवेंट थेरेपी के रूप में आयुर्वेद दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। आपने दूसरा सवाल पूछा क्रॉनिक डिसऑर्डर्स, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, ओबेसिटी हो गई, इसमें आयुर्वेद से बढ़िया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि सारी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के अंदर आपको एक्यूट चिकित्सा तो नहीं चाहिए कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया सर्जरी कर दो, ऐसा तो है नहीं। ये सारे क्रॉनिक डिसऑर्डर्स कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं, और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। उसमें चाहे कुछ दवाएं हैं, चाहे पंचकर्म चिकित्सा है, चाहे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, या जो भी सारी चीज़ें, ये सब होलिस्टिकली इन्वॉल्व होकर और क्रॉनिक डिसऑर्डर्स को ऑलमोस्ट ट्रीट ही कर देती हैं। एक और चीज़ डॉक्टर साहब कि आजकल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गई, जिसके चलते आईवीएफ और सरोगेसी में लोग एक सोल्यूशन देख रहे हैं। आयुर्वेदा में इसको लेकर के आयुर्वेद में क्या सोल्यूशन है? बड़ी अच्छी बात बोली आपने, ये बहुत कॉमन है और इट्स वेरी पेनफुल टू सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट। देखिए, इसके अंदर इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी बहुत कॉमन है। पहला रीज़न वही स्ट्रेस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सो मेनी स्ट्रेसेस। जब स्ट्रेसेस होते हैं तो ब्रेन से कमांड, जो हमारी नर्व्स हैं वो कमांड कम देती हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एब्जॉर्प्शन, हमारा एसिमिलेशन सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब कुछ हो रहा है पहला स्ट्रेस की वजह से। दूसरा पोल्यूशन, नॉट द एयर पोल्यूशन बट द फूड पोल्यूशन ऑल्सो, हर तरह का पोल्यूशन। और तीसरा कहीं ना कहीं जो मैंने शुरुआत में बोला था, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, गलत खाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हम लोग, अच्छा जैसे मान लीजिए आज हम दोनों कहीं बाहर गए, हमने कुछ गलत खा लिया, कल सुबह हम ईजी मोशन हो गया, हम तो खुश हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, देखो मेरा तो पेट एकदम ठीक है। लेकिन जो टॉक्सिन अंदर बना ना, जो सीक्रेट हुआ, वो अंदर ही आपका कोलन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता है, वो आगे जाके डिजीज क्रिएट करेगा। और अगर मैं इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी के केसेस की बात करूँ, वहाँ भी यही होता है, लाइफस्टाइल और सारी चीज़ों से गड़बड़ होती है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी हर्ब्स है, शोधन चिकित्सा जिसे हम पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं वो है। ये सारी ही चीज़ें, इनफर्टिलिटी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम, लेकिन मैं यहीं इस इतने अच्छे मंच पे एक यही बात बोलना चाहूँगा, आयुर्वेद दवा तब काम करती है जब पेशेंट का सपोर्ट हो। हमारे पास कोई मैजिक पिल नहीं है, हम केवल आपको जीवन जीने की कला सिखाएंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कुछ दवा देंगे, लेकिन आप जब तक उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे ये दोबारा हो जाएगा।
डॉक्टर साहब ऐसे कौन से हर्ब्स हैं जिनको जैसे कि जिनको डे टू डे लाइफ में अगर आप यूज़ कर रहे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दोषाज, ऐसे न्यूट्रल हर्ब्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी लाइफस्टाइल के लिए या आपकी बॉडी हेल्थ के लिए, आपके ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है? आई थिंक कहने को तो सारे हर्ब्स और सारे स्पाइसेस सारे ही अच्छे हैं, बट जैसे अश्वगंधा है, इसका नाम सभी ने सुना है। अक्सर ये कॉमन वो मिथ है, मिथ की बात करते हैं कि अश्वगंधा इज़ फॉर मेन एंड शतावरी इज़ फॉर वुमेन। एब्सोल्युटली ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, अश्वगंधा एडेप्टोजेनिक होता है तो मेन हार्मोन्स को, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, बट अश्वगंधा के बहुत सारे साइड बेनिफिट्स हैं। जैसे नींद अच्छी आती है, आपको न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथनिंग होती है, बॉडी में पेन होता है वो चला जाता है। इवन अश्वगंधा कई बार तो पेट के रोगों में भी काम देता है। अश्वगंधा है, शतावरी है, ब्राह्मी है। आई थिंक स्ट्रेस आज की डेट में सबको है। हाँ, ब्राह्मी आप यूज़ करिए, आपको अच्छी नींद आएगी। रादर दैन टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं सालों साल, वो है। आप इसके अलावा त्रिफला सब लोग जानते हैं। त्रिफला मैजिकल उसको It is, कंकॉक्शन absolutely, it कहते is. हैं जी। अगर आप त्रिफला लेते हैं तो जो हमने गट की बात शुरुआत की थी, त्रिफला इज द बेस्ट फॉर गट, और वो पेट साफ करने की दवा नहीं है। ये भी मैं मिथ क्लियर करूँ सबका। उससे केवल डाइजेशन प्रोसेस फास्ट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो इंटेस्टाइन का होता है वो फास्ट होता है, तो अपने आप मोशन होता है। त्रिफला इज एब्सोल्युटली सेफ। इससे ज़रा तुलसी है, शंखपुष्पी है, पेन अगर आपको किसी भी तरह के, तो शल्ला की, बहुत सारी हर्ब्स हैं। पर आई थिंक त्रिफला जो एक चीज़ निकल के आई, त्रिफला, अश्वगंधा, ये दो चीज़ें सबको घर में रखनी चाहिए, क्योंकि पेट का रोग कहीं ना कहीं हर किसी को है, और ये फटीग, टायर्डनेस होना भी हर किसी को है। तो आप अश्वगंधा रोज़ रात को ले लीजिए, थोड़ा जैसे आधी चम्मच चूर्ण ले लिया आपने दूध से, नहीं तो पानी से। और त्रिफला भी आप अगर सुबह सेवन करते हैं, उसका अगर काढ़ा लेते हैं तो खाली पेट से। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो गया और स्ट्रेंथनिंग भी हो गई, दोनों चीज़ें हो गई। खाली पेट सुबह त्रिफला ले लें और सोने से पहले अश्वगंधा हाँ, ले लें। ऑन द नॉर्मल ग्राउंड्स। अगर आपका प्रकृति अलग है तो अलग चीज़ है, बट नॉर्मली अगर आप ऐसा लेते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। वेरी नाइस। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब की जो आपने मिथ की बात करी, स्टील के यूटेंसिल्स में, बर्तनों में लोगों का खाना पकाना, पहले तो ज़माने में हम मेटल्स यूज़ करते थे, ब्रास यूज़ करते थे, कॉपर के बर्तन होते थे जिनमें हम सुबह पानी रात भरा करके सुबह कॉपर के जो लोटे से या ग्लास से पानी पीते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे लाइफस्टाइल में भी। ऐसे में स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, खासकर जो कुकर हो गए, कढ़ाइयाँ हो गई, पतीले हो गए, ये कितने हार्मफुल हैं और कितनी ज़रूरत आप मानते हैं कि वापस से पुरानी लाइफस्टाइल में जाना? देखिए, पुरानी लाइफस्टाइल में जाना ज़रूरत नहीं, बुरा मत मानिएगा, शायद मुझे गलत शब्द यूज़ करूँगा, ये मजबूरी है। कारण ये क्योंकि बीमारियाँ इतनी सारी आ गई हैं, एडल्ट्रेशन हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। घर में हम दूध उबालते हैं, आपने देखा नॉर्मली दूध उबाला जाता है फुल के ऊपर, जो गैस है उसको फुल कर देते हैं, जल्दी उबल जाए, फिर बाहर जाके टीवी भी देखना है ना। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। पकाना, एक वर्ड है ना, कुक का मतलब ही अपने में जब तक वो पके ना, है ना, शब्द जो हिंदी का पके ना। तो अगर हम स्टील, एल्यूमिनियम ये सब यूज़ करते हैं, उसमें वो शॉर्टकट में पकता है, पकता नहीं, वो गर्म होता है। सो पक नहीं रहा है, वो गर्म हो रहा है। तो जो न्यूट्रिशनल आपको सपोर्ट मिलना चाहिए था उस फूड से, वो खत्म हो गया उसका। वो केवल गर्म हुआ, आपने उसको प्लेसिबो में खा लिया कि हाँ भाई मैं तो हेल्दी खाया और मैंने गर्म दूध पिया, ठंडा नहीं पिया, बट वो पका नहीं। सो पकना चाहिए। और पकेगा कब? जब हम ये पुराने यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे, ब्रास हुआ, ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करते हैं तो। और दूसरा बेनिफिट, इनका जो बेनिफिट है एज एलॉय, एज अ मेटल, वो भी हमें साथ में फूड में मिल जाएगा। तो मानता हूँ थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो आगे का रास्ता बहुत तो कठिन है। एक सबक हमें 3 साल पहले मिल चुका है कोविड के रूप में, और बुरा मत मानिए, वो केवल एक शुरुआत थी। ये कलयुग है, जनपदोध्वंस हो सकता है, और भी बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरसेस आ सकते हैं। तो इस समय सुधर जाना और संभल जाना बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटीज़ चेंज करिए अपनी, शॉर्टकट की जगह ऑथेंटिक कट लीजिए तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मगर क्या होता है ना डॉक्टर साहब, लोग अक्सर, क्योंकि समय की बहुत कमी है लोगों के पास, तो शायद जैसे आपने बोला कि जल्दी से दूध उबाल करके टीवी देखना है, तो समय की बहुत कमी है। 24 घंटे में आप अपना जॉब भी, खुद की सेहत भी, बिल्कुल आप ठीक खाना कह रही हैं, भी, बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय की कमी भी है, और थोड़ा सा हमें समय को मैनेज करना नहीं आता। अगर हम सच में जो स्कूल में पढ़ते थे, आपको याद है, हम स्कूल के आगे स्टडी टेबल, टाइम टेबल लगा होता था, 5 o'clock उठना, 5:30 योगा, 6 o'clock दिस लाइक दिस। हमने अपने, मुझे नहीं लगता शायद कोई भी ऐसा हो जैसे अपना टाइम टेबल फिक्स कर रखा होगा, एक्सेप्ट द पित्ता पीपल। थोड़ा यहाँ भी बोल दूँ, जो पित्त वाले होते हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, सिस्टमेटिक होते हैं, क्लियर होते हैं, शार्प होते हैं।
वाता और कफा वाले इतने नहीं होते। तो अगर हम लोग अपने टाइम को सही से मैनेज करेंगे ना, तो देखिए अगर आप जॉब पे भी जाते हो 8 घंटे की होगी, 10 की होगी, चलिए 12 की होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, उस तरह कोई काम नहीं करता, मैं भी नहीं करता। तो बाकी के 12 घंटे में 8 घंटे सोना, तो अभी भी 4 घंटे बचते हैं। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा समय को सही से सदुपयोग करेंगे तो फ़ायदा देगा। और देखिए मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान बीमार होना चाहता है। अगर बीमार नहीं होना है तो दवा लेने से अच्छा है या बड़े बड़े सप्लीमेंट्स के डिब्बे लेने से अच्छा ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस कर लें, जिससे कि हमारा फूड ही हमें, वो कहते हैं ना, द फूड इज़ योर रियल मेडिसिन। सो फूड शुड वर्क एज अ मेडिसिन, नॉट लाइक मेडिसिन शुड वर्क एज अ फूड। तो उस पर थोड़ा सा काम हो सकता है शायद। आपने वो जो बात बताई थी डॉक्टर साहब कि ब्राह्मी, आंवला और आपने बोला था कि त्रिफला का यूज़ कर सकते हैं, अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और जो बात है, इसको मैं समझना चाहूँगी कि ये मिथ है, अगर मिथ है तो इसको आप कैसे काउंटर करेंगे कि आयुर्वेदिक कंकॉक्शंस जो होते हैं उनमें हेवी मेटल्स का यूज़ होता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। इसीलिए मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं ऐसे कंकॉक्शंस लेना या ऐसा जैसे चूरन लेना या ऐसे जो हर्ब्स को लेना। ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है? और प्रैक्टिकल सी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बात आप सभी के लिए मैं क्लियर कर लूँ, शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसका आंसर मैं इस तरह से बताना चाहूँगा, अगर हमें 2 रोटी की भूख है और हम 5 रोटी खाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा ना। अगर हम फ्रेश नहीं खाएंगे, पुराना खाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा ना। अगर हम गंदी क्वालिटी का खाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगा ना। वही बात का आंसर है जो आपने सवाल पूछा। आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। क्यों? अगर आप मान लीजिए गलत प्रिपरेशन ले रहे हैं, कोई ख़राब फार्मेसी की ले रहे हैं, जहाँ पे मेल प्रैक्टिस सब जगह हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, है ना, एक छोटा सा डॉक्टर MBBS के, वो भी इवन बेचारा पुड़िया में दवाई बना के दे रहा है बिना उस पर नाम लिखे हुए। मेल प्रैक्टिस सब जगह, आयुर्वेद में भी, एलोपैथिक में भी, होम्योपैथी में, सब जगह। तो हमेशा आपको कहूँगा, पहली बात, ओवर द काउंटर आयुर्वेदिक दवाई मत खरीदिए, क्योंकि मैंने कहा कि प्रकृति विकृति अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवा लेनी चाहिए। डॉक्टर के कंसल्टेशन से लीजिए। और तीसरी बात जो आपने बोला, हैवी मेटल्स, यस देर आर यूज्ड, बट हैवी मेटल्स केवल तब यूज़ होते हैं जब पेशेंट की ज़रूरत हो। और यहाँ भी मैं शब्द हैवी मेटल्स, सॉरी थोड़ा सा प्रोपोगेट हो गया है, दे आर बेसिकली मिनरल्स। अभी हमने 2 मिनट पहले बात की थी तांबे और कांसे की, मेटल ही तो है वो। क्यों फिर पहले लोग यूज़ करते थे? ऐसा हैवी मेटल कुछ भी नहीं है। अच्छी क्वालिटी में अगर वो कोई चीज़ है, सही प्रोपोर्शन में है, तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगी। आई एम सॉरी टू से, मॉडर्न साइंस में भी बहुत सारे पॉइजन्स को मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। पॉइजन्स को, आई एम यूजिंग द वर्ड पॉइजन। सो इवन ऑन द राइट क्वांटिटी एंड राइट प्रोपोर्शन विद द राइट कॉम्बिनेशंस, द पॉइजन इज ऑल्सो वर्किंग एज अ मेडिसिन। सो वही चीज़ आयुर्वेद में भी है। बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला, क्वैक्स हैं, मेल प्रैक्टिसेस हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में कुछ लोग हैं जो नाम खराब करते हैं। लेकिन फिर भी ऑन द टॉप ऑफ इट, दवा हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन से लीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो ही जाती है। लिवर को लेकर के प्रॉब्लम्स इस वक्त सोसाइटी में बहुत बढ़ गई हैं, खासकर फैटी लिवर, फिर इवेंचुअली लिवर सिरोसिस से डेथ्स भी बहुत कॉमन हो रही हैं। ऐसे में लिवर क्लेंजिंग, लिवर को डिटॉक्स करना कितना ज़रूरी है? क्या प्रोसेस होती है आयुर्वेद, पर्टिकुलरली अगर हम नेविगेट करना चाहें आयुर्वेद के थ्रू, क्या प्रोसेसेस होती हैं और क्या हेल्दी लाइफस्टाइल या डाइट रिकमेंड करता है आयुर्वेद? वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन, बिकॉज लिवर, जैसे हमने गट को बोला था सेकंड में, सो लिवर इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और होता क्यों है ये तो हम लोग बार बार एक ही बात को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट की वजह से होता है। सटाइट, हाँ, जीभ के टेस्ट के लिए हम कुछ भी, आजकल डिलीवरी ऐप से हम मंगा लेते हैं, फटाफट खा लेते हैं, 10 मिनट में चीज़ आ जाती है, हम खा लेते हैं। ब्रेन की सटाइट तो पूरी होती है, बट डाइजेशन की नहीं। डाइजेशन बेचारा, अब लिवर फैटी क्या है? फैटी लिवर यानी लिवर फैट हो गया। लिवर फैट नहीं हुआ है, लिवर में एक्चुअली सूजन आ गई है। सो लिवर में सूजन क्यों हुई? बिकॉज हमने उससे ज़्यादा काम कराया। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। अब आपने उसको इतना ज़्यादा जंक भी, प्रोसेस भी दे दिया कि वो बेचारा डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, वो एकदम मोटा हो गया। मोटा आदमी तो आपको पता है थक जाता है, काम नहीं कर सकता, चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। वही काम लिवर के साथ हो रहा है। और जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो ये आगे जाके फाइब्रोसिस के अंदर या सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम टू टाइम लिवर का क्लींजिंग करिए। थोड़ा वेदों की, शास्त्रों की बात करूं, हमारे यहाँ वो एकादशी के व्रत के बारे में कई बार कहा गया, तो मैं वहाँ क्या कहते हैं उसके अंदर हिंदुत्व में नहीं जाके सिंपल बोलूँगा, अगर आप 2 वीक्स में एक बार फास्टिंग करते हैं तो आप अपने लिवर को रेस्ट दे देते हैं।
डिटॉक्सिफिकेशन तो फैशन में है, लेकिन जो हमारे वेदों में जो कहा गया वो जैसा कि आपने शब्द यूज़ किया था आयुर्वेदिक साइंस, वो सब कुछ साइंटिफिक था। अगर होली के ऊपर ये खाना चाहिए, मकर संक्रांति पे, ये सब कुछ साइंटिफिक है दोषों के अकॉर्डिंग, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो अगर हम लिवर की बात करेंगे, हमें उसे क्लिनजिंग करनी है, सो 2 वीक्स में एक बार कंप्लीट फास्टिंग रखिए। आजकल बड़ा चल रहा है बिना पानी की फास्टिंग, बिना उसकी फास्टिंग, ऐसा मत करिए। सिंपल फास्टिंग रखिए, अन्न मत खाइए, थोड़ा फ्रूट खा सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी लिवर में ज़्यादा दिक्कत है, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज लिवर पता नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है, आपको बाद में कोई बड़ी डिजीज़ हो जाती है एंड देन यू हैव टू रश फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो कंसल्ट योर डॉक्टर रेगुलरली एंड प्लीज़ गिव रेस्ट टू योर लिवर। फास्टिंग करिए, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एप्पल, जिसे हम सेब कहते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार केवल एप्पल डाइट लेते हैं, यानी आप एप्पल को स्टीम करके सुबह ब्रेकफास्ट में लीजिए, दिन में एप्पल जूस लीजिए, और शाम को भी थोड़ा सा एप्पल का सैलड सा बना के कुक करके ले लीजिए, तो आपके लिवर को बहुत अच्छा रेस्ट मिलता है। अच्छा, सिर्फ एप्पल डाइट Just apple 24 आवर्स में? 24 hours once in 2 weeks. Wonderful. Oh, Wonderful. very nice. It's very simple and I think we all can do it. Yeah, and this is a easy way out. कोई मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और आप वो 2 वीक्स में एक बार, आपका सैटरडे संडे भी हो सकता है, मतलब जी। वर्किंग लोग, दिस इज़ हाउ दे कैन मैनेज देमसेल्फ, ताकि स्ट्रेस ना पड़े बॉडी पे, आपके लाइफस्टाइल पे। बहुत सिंपल तरीका है ये डॉक्टर सौरभ। वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी की आपने जिक्र किया था कि ये भी एक क्रॉनिक डिसऑर्डर हो गया है, जिसके चलते और भी चीज़ें आपको, चाहे फिर आपको हाइपरटेंशन हो गया, या थायराइड का इशू हो गया, या आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो गया, या डायबिटीज़ का इशू हो गया, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। वेट मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है? और हेल्दी लाइफस्टाइल तो खैर हम सबको पता है, डाइट, गुड डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन आयुर्वेद में वेट मैनेजमेंट को लेकर के, जैसे लोग कहते हैं कि आप ये चूरन या ये कॉन्कॉक्शन खा लीजिए, ये आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, ये कितनी सच्ची बात है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरे पास रोज़ के 100 में से कम 10 या 15 पेशेंट होते हैं, सर वेट की दवाई ज़रूर डाल देना। मैं उनका मुँह देखता हूँ, खैर वेट की कोई दवाई नहीं होती। आपने लॉन्ग कट लेकर इतना वेट बढ़ा लिया और आप शॉर्टकट से दवाई चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी बात है। आपका वेट तभी मैनेज होगा जब आपकी लाइफस्टाइल मैनेज होगी। व्हाट आई रियली कैन डू इज दिस, आई कैन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। मैं डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ, एलिमिनेशन कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ, बट मैं वेट कम नहीं कर सकता। ये सब वो लोग हैं जो दोबारा वेट बढ़ा के आने वाले हैं। तो इसलिए मैं उनको हमेशा एजुकेट ही करता हूँ कि वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल ठीक होना, आपकी फूड हैबिट्स ठीक होना। आपने अक्सर देखा होगा लोग डाइट फॉलो करते हैं 1, 2, 3 महीने के लिए, मैंने 8 किलो कम कर लिया, और आप उन्हीं लोगों से 3 महीने बाद दोबारा मिलिएगा, वो बोले 8 किलो आ गया, 2 और साथ में आ गया। तो आपने स्क्वीज किया अपने आप को और वहाँ तक लगा, फिर वापस आपने स्ट्रेसफुल ईटिंग, बिंज ईटिंग, ये सब करके वापस खराब कर लिया। तो वेट मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक ही वर्ड है, वो है डिसिप्लिन ईटिंग, वर्कआउट्स। बिना वर्कआउट के आपका वेट नहीं मैनेज होगा। गो फॉर अ वॉक, गो टू योगा, डू जिम, वॉट एवर, बट यू हैव टू बर्न कैलोरीज। हम नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं ना, रोटी, ब्रेड, पिज्ज़ा, चावल, कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं, वो मेटाबोलाइज ही नहीं हो पाता है। प्रोटीन्स कम खाते हैं, जैसे अपने देश में भी जैसे मीट ईटर्स अगर हैं तो भी वो अजीब से मीट ईटर्स हैं, नॉट द रियल मीट ईटर्स। तो प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रोटीन से वेट नहीं बढ़ता, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। तो इसलिए आपको उस कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करना ज़रूरी है। वेट मैनेजमेंट के लिए नॉट ओनली फूड बट योर रियल रेगुलर वर्कआउट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना फ्रीक्वेंटली होना चाहिए डॉक्टर साहब, क्योंकि 7 के 7 दिन वर्कआउट अगर कोई नहीं कर सकता है तो क्या है? Let's say 3 times a week. This is very practical. I would say 4 but 3 times a week. And apart from this, one more thing I would like to add. वेट मैनेजमेंट के लिए जब मैं उसकी मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा था, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक हमने एप्पल डिटॉक्स की तो बात कर ली, एक और डिटॉक्स आयुर्वेद में होता है जिसे हम पंचकर्म बोलते हैं, बहुत ही अमेजिंग है जी। पंचकर्म इज 5 कर्म, हम कभी और इस बारे में और बात करेंगे, बट बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसीजर है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए मैंने अगर पेशेंट को ऐसा बोल दिया लाइफस्टाइल डाइट, वो दोबारा नहीं आएगा, वो बोलेगा सर ने समझा तो दिया, भी कैसे करूँ पता नहीं। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज ट्राई टू सजेस्ट देम पंचकर्म। सो पंचकर्म एक क्लिनजिंग का प्रोसीजर जिसमें मसाज होते हैं, इंटरनल एनीमा होता है। जो आपने कोलन क्लिनजिंग की बात की थी, आयुर्वेद कोलन क्लिनजिंग की बात नहीं करता, वो कहता है कोलन के न्यूट्रिशन की। बास्ती एक प्रोसीजर है जिसमें कुछ ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल, NSS क्लोरीन इंसर्ट करते हैं, जो कि डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, उसके थ्रू भी वेट मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो हमने बेसिकली आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकाल दिया। अब आगे आपको लाइफस्टाइल और डाइट पे काम करना है, वेट परफेक्ट रहेगा आपका।
अगर मैं और डिटेल में थोड़ा सा समझना चाहूँ ये पंचकर्मा का ये जो प्रोसेस है, तो ये क्या है? देखिए क्लेंजिंग डिटॉक्सिफिकेशन तो मुझे समझ में आ गया। सो पंचकर्म हम हिंदी जानते हैं 5 कर्म, है ना। सो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं पंचकर्म में, लेकिन 5 कर्म होते हैं पंचकर्म में। वमन समझाऊंगा, विरेचन, बस्ती, नस्य एंड रक्त मोक्षण। अब ये 5। वमन का मतलब क्या हुआ, मान लो आपकी बॉडी में कफा दोषा बढ़ा हुआ था या टॉक्सिन बहुत बड़ा था, तो कुछ दवा दी आपको, हर्ब्स दी, आपने उल्टी कर दी, तो कफ का दोष निकल गया। कफ का दोष यहाँ होता तो निकल गया। विरेचन, विरेचन होता है पित्त के लिए, जैसे लोगों को स्किन डिसऑर्डर होता है, एलर्जीज होती हैं, इचिंग होती है या इन्फ्लेमेशन होते हैं, एसिडिटी होती है, तो वो उस दवा देता है, लूज मोशन हो गया, दैट इज विरेचन। आयुर्वेद ये कहता है पंचकर्म यानी शोधन चिकित्सा, क्लिनजिंग चिकित्सा तब करनी चाहिए जब पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा दोष आ हो। सो वमन निकालना मुंह से, विरेचन लूज मोशन। थर्ड इज बस्ती। बस्ती जैसे मैंने बोला कोलन के लिए, तो ऑयल डालते हैं, अंदर जाता है, क्लीन भी करता है, डिटॉक्सिफाई भी करता है, और अंदर जो विलायस होते हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है। सो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, न्यूट्रिशन कैपेसिटी बढ़ाता है। फोर्थ इज नस्य। बड़ा कॉमनली आपने देखा होगा लोगों को हेडेक, माइग्रेन, साइनसाइटिस, वेरी कॉमन, शायद ऑफिस में भी कई लोग मिल जाएंगे, उनके लिए नस्य। नाक में कुछ मेडिकेटेड ऑयल डाला, इट गोज इनसाइड फ्रंटल मैक्सिलरी इथमॉइड साइनसेस में जाके क्लीन करेगा, माइग्रेन है उसको भी ठीक कर देगा। तो ऊपर के लोगों के लिए नस्य। और अगर कोई डिजीज आपके ब्लड में आ गई है तो उसके लिए रक्त मोक्षण, यानी कि टॉक्सिक या इम्प्योर ब्लड को बॉडी से निकालना। ऐसा नहीं पूरा निकालना, बट देयर इज सर्टेन प्रोसेस जिससे निकाला जाता है। तो ये 5 कर्म है। तो अब देखिए सिर से लेके पैर तक का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन, ये होता है पंचकर्म। वेरी नाइस। मगर इसमें कितना टाइम लगता है? एथिकली शास्त्रों पे नहीं जाता, प्रैक्टिकल चलते हैं। 3 वीक्स का पूरा प्रोग्राम होता है, ये कंप्लीट कायाकल्प अच्छा पंचकर्म जिसे कहते हैं। बट हम सब ऐसा, जैसे कि हमने बोला हम प्रैक्टिकल हैं जी, हमें काम भी करना है सब कुछ, तो मैं सजेस्ट करता हूँ 7 to 10 days। दिस इज आइडियल टाइम इन विच पर्सन शुड एटलीस्ट हर 6 महीने में आपको पंचकर्म कराना चाहिए। 10 दिन के मतलब छुट्टी लेकर के ये काम कराना, और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, सेल्फ लव की जो मैं बात कर रहा था, जिससे कि आप आगे काम कर सकें। मेरे पास बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं, बिलीव मी, ज़्यादातर लोग इसीलिए आते हैं। मैं पूछता हूँ आप लोग हर 6 महीने में आ जाते हो? वो ये बोलते हैं डॉक्टर सर हम आपके पास पंचकर्म के लिए इसलिए आते हैं बिकॉज हमें यहाँ 10-15 दिन का इन्वेस्टमेंट अगले 5 महीने हमें घोड़ी की तरह दौड़ाएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि ये भी रहता है कि आप अभी अगर अपनी बॉडी की जितनी केयर कर लोगे, लेटर एज में जब ओल्ड एज आती है 50+, 55+, 60+, आप उतना ज़्यादा एक्टिव रहते हो, बॉडी के डिसऑर्डर्स उतने ज़्यादा सॉर्टेड रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक और बात कि अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत प्रेवलेंट है, और इतनी ज़्यादा कॉमन है कि यंग लोगों को भी इसकी प्रॉब्लम हो रही है। 28, 30, 32, हाथों में सामान पकड़ने में। इसमें क्या सल्यूशन है आयुर्वेद में? क्या इसको किस हद तक, पहली बात है इसका सल्यूशन है, इसको कितने हद तक कॉम्बैट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट है? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। अगेन अभी आपने जो बात बोली था पंचकर्म वाली, तो पंचकर्म जो अगर हम आज करेंगे तो, सॉरी टू इंटरप्ट दिस, बट वो आगे 50 में काम नहीं देगा, वो अभी ही काम दे देगा, क्योंकि पंचकर्म बहुत ही जल्दी काम करता है। और जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है इसमें तो पंचकर्म बहुत ही अच्छा है। आर्थराइटिस भी मैम बहुत तरह का होता है ना। आमवात होता है, सन्निगत वात होता है, वात रक्त होता है, आयुर्वेद में बहुत तरह का होता है। अब किसी भी तरह का आर्थराइटिस, अगर मान लीजिए किसी को घुटने में दर्द है, कॉमन आजकल यंग्स में भी हो रहा है, यंग बच्चों में हो रहा है, जबकि घुटने का दर्द होता है एल्डरली, विच इज कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब क्यों हो रहा है? वही डाइट, डेली रूटीन और सारी चीज़ें, इम्प्रॉपर ईटिंग, लैक ऑफ फिजिकल लेबर। जिम की मेंबरशिप 500 लोग लेते हैं, जाते 50 हैं, 450 लोग जाते नहीं है, क्योंकि फिजिकल लेबर एक्टिविटी तो हुई नहीं। उसी तरह आमवात होता है, गठिया, उसके अंदर क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन, जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, अगर बॉडी में से टॉक्सिन निकल जाएगा तो बॉडी में से सारी प्रॉब्लम निकल जाएगी। आमवात, आमा इज द इंडाइजेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड विच स्टेज इनसाइड, एंड वात मीन्स जो बोला था, वायु मीन्स पेन और ये सब सारी चीज़ होना। इसलिए आर्थराइटिस को मॉडर्न साइंस बोलती है इट इज़ एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बिकॉज पीपल आर ऑलवेज टेकिंग पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड वॉट नॉट। बट आमवात को ट्रीट करने के लिए आयुर्वेद अगेन बार बार लाइफस्टाइल और डाइट की बात करता है। पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है इसमें, और कुछ दवाएं जो कि क्लिनजिंग भी करे और वायु को कम भी करे। तो इस तरह इसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो सकता है। बट अगेन सभी दर्शकों को यही कहूँगा कि आप अगर साथ दें तो हम उसको लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, वरना इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाना या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खाना एक सोल्यूशन नहीं है।
बहुत अच्छी और बहुत 360 डिग्री हमने बात करी आज आयुर्वेद पे, आयुर्वेदिक साइंस पे, और मुझे लगता है कि मोस्टली हमने कवर करने की कोशिश करी है कि बॉडी की किस तरीके से केयर की जा सकते हैं। हालांकि जाते जाते एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है डॉक्टर सौरभ, माइग्रेन को लेकर के आयुर्वेद में बड़ा क्या फिर से बड़ा आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे कि मेरे सारे पेशेंट मेरे सामने बैठे हो। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल माइग्रेन। अगर मैं सिंपल आयुर्वेद में समझाऊं तो इसको पित्त शिरशूल बोलते हैं, पित्त से बढ़कर शिरशूल। आप देखिएगा जिसको भी माइग्रेन होता है ना उसको कैसे होता होगा, उसको एसिडिटी भी होती होगी, और अगर उल्टी हो जाए तो आराम आ जाएगा, नहीं होगा तो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसको आयुर्वेद में कहा जाता है पित्त शिरशूल। शिरशूल यानी हेडेक, पित्त यानी पित्त वाला, तो पित्त बढ़ता है उसका। और ये माइग्रेन शुरू होता है आपके डाइजेशन से। आप किसी भी माइग्रेन के पेशेंट को पकड़िए, उससे पूछेगा, वो बोलेगा हाँ यार एसिड बनता है, मेरे को एसिड बनता है, और फिर माइग्रेन होता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूँ, गिलोय, जो सब लोग जानते हैं गिलोय, गिलोय का स्वरस निकालो या गिलोय को पानी में वो कूट के पानी में डाल दो, सुबह उसको पियो, उससे पित्त कम होगा आपका। आजकल बाहर आप रेडी वेडी के ऊपर आजकल बड़ा बेल मिल रहा है, बेल का शरबत, गर्मियों का फ़ायदा उठाइए, ये रोज़ पी लीजिए, आपको कभी माइग्रेन नहीं होगा। 2, तीसरा गुस्सा कम करिए। चौथा अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, यानी पित्त को शांत करिए। और 5वां अगर हो सके तो जिसे कहते हैं ये शुगर, अपने पास जो नॉर्मल खांड होती है शुगर, इसको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ना 1 चम्मच गर्म पानी से पी जाइए। मधुर रस जो होता है वो पित्त का शमन करता है। तो अगर आपको क्रॉनिक माइग्रेन भी है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। और जाते जाते एक लास्ट चीज़, बादाम रोगन तेल, जो कि ईजिली मिल जाता है, 2 बूंद नाक में डालिए, क्योंकि अभी मैंने एक चौथा प्रोसीजर बताया था पंचकर्म का, नस से, तो नासा ही शीर्षोद्वारम आप नाक में डालेंगे, आपके माइग्रेन पे काम करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें रहीं, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को इतना कुछ समझने को मिला होगा। और जो आपने बोला कि डू इट योरसेल्फ वाली जो बात बोली कि आपके घर में कुछ ऐसे हर्ब्स मौजूद रहने चाहिए जो आपको अमूमन हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको और प्रेरित करेगा, आपको और सुगम बनाएगा। थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर सौरभ। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर। फिलहाल जागरण मंथन पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।